गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेट्रोसाइक्लिक में लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था फ्यूरेन की प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखे थे। आज अपन फ्यूरेन के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था आपको क्या क्या बातें बतानी है। जब अपन ने पायरोल का पढ़ा था कि आपको जो जिसका भी स्ट्रक्चर पूछ रहा है उसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। जैसे कि ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन में ये हेटेरो एटम है और कार्बन है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कार्बन का आपको पता है sp2 है, उसको समझाओ भी उसके ऑर्बिटल बना के। ये मैं आपको कार्बन वो पायरोल में भी बता चुकी हूँ, यहाँ हर जगह H है, ठीक है। तो कार्बन का तो मैं आपको पायरोल में बता चुकी हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बना के मैंने बताया था। अब अपन यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो होता है 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 1s पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, वैलेंस शेल ही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2s करेगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है, sp2 ही है, तो sp2 अगर मैं बनाती हूं तो ये तो s तो आ जाएगा, लेकिन p जो है वो ये सिग्मा बॉन्ड वाले p लेने हैं, क्योंकि एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर और है और वो p ऑर्बिटल में। तो आप इस जरूरी नहीं होता कि हम ये जो एक जैसे जो पेयर हो तो वो फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर ही हो। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेयरिंग हुई हुई है, वो किसी भी ऑर्बिटल में हो सकती है, क्योंकि एक्सचेंज होते रहते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं। और अपन इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हम जो यूज कर रहे हैं वो ये वाले p ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया sp2, ये 2p का अपन ने 2 यूज कर लिए, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, जिसमें कि एक तो हो गया लोन पेयर और 2 बन जाएंगी सिग्मा बॉन्ड। ये जो 2 सिग्मा, ये देखो ऑक्सीजन की जो है एक लोन पेयर और ये सिग्मा बॉन्ड जो कि वो कार्बन एटम के साथ बना रहे हैं, ये बन के क्या बना रहे हैं, sp2। ये वाला लोन पेयर किस में है, sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। और मैंने आपको पायरोल के टाइम पे भी बताया था कि जब sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो तो प्लेन में है। रेजोनेंस में तो वो पार्टिसिपेट करेगा जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है ये pz, ये वाला लोन पेयर जो कि pz के अंदर ये वाला। तो ये जो लोन पेयर है ये है pz ऑर्बिटल में, और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, जिसमें आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, उनके भी p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था। ये देखो ये जो p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वालों के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरीके से। समझ में आ रही बात? ये आप ऊपर भी बना के दिखा दो और यही चीज आप नीचे वाले ऑर्बिटल्स को भी बना दो कि सभी जगह इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। समझ में आ रही बात? p ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हैं, तो ये p ऑर्बिटल आप एक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऊपर भी है और नीचे की तरफ भी, ठीक है। तो इसमें इसके हाइब्रिडाइजेशन के आपको ये बताना है कि एक लोन पेयर जो sp2 में है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो लोन पेयर p ऑर्बिटल में है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये आप यहां से भी दिखा सकते हो कि ये वो लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला दूसरा है, और 2 इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन रही है। तो स्ट्रक्चर में आप ये बताओगे। उसके बाद आप एरोमेटिसिटी में क्या क्या बताओगे। एरोमेटिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी होता क्या है, एरोमेटिसिटी होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, ठीक है, कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा डीलोकलाइज हो रहे हैं उतनी ज्यादा एरोमेटिसिटी होती है। तो एरोमेटिसिटी में आपको क्या बना के दिखाना है,
इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो, अब आप फाइनल ईयर में हो, इतना आपको पता होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। ये आप अगर पेपर में जरूरत पड़े तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ढंग से बनाते हो, उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। ये यहाँ पे गए, ये यहाँ चले गए आप, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे ही लोन पेयर इधर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। अपने लोन पेयर देके बनाएगा तो प्लस आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन 3 बनाता है, फिर लोन पेयर देता है तो प्लस आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है। फिर ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चली गई और यहाँ एक बॉन्ड थी। अब आप इसको इधर शिफ्ट कराओ और इधर आ जाएगा नेगेटिव। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये वाला। ये देखो, यहाँ पे था ही प्लस, ये इधर आ गया, ये इधर नेगेटिव, ठीक है। अब कब तक बनाना है आप देखो, क्योंकि अपन ने अभी देखा कि सभी कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव है ना, वो हर कार्बन पे आना चाहिए। अब देखो, अब आप ऐसे कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये बॉन्ड है ही, और ये प्लस। फिर एक और बना लो, इसको इधर और इसको इधर, तब क्या बन जाएगा, ये देखो, तब आ जाएगा ये यहाँ प्लस और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ये वाला बन जाएगा। तो आप देखो कहाँ कहाँ नेगेटिव आ गया। अगर हम देखें तो देखो 1 2 3 4 5 पोजीशन है, जिसमें कि देखो इसमें कहाँ नेगेटिव आया, 3 के ऊपर नेगेटिव आ गया, इसमें कहाँ आया, 5 के ऊपर आ गया, ठीक है, इसमें कहाँ आया, 2 के ऊपर आ गया, और इसमें कहाँ आया, 4 के ऊपर आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, वो ये शो कर रहा है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर कार्बन पे नेगेटिव आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, 2 पे आ गया, 5 पे आ गया, ये इसके सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो एरोमेटिसिटी में एक तो आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, आप बताओगे ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं, जो कि इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा रूल, हक्कल्स रूल जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 कैसे है, 4n+2, तो आप n=1 रखो तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं, तो इट इज एरोमेटिक, साइक्लिक, प्लेनर एंड फॉलो हक्कल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आप बताओगे स्ट्रक्चर और उसकी एरोमेटिसिटी में, प्लस आप इसकी रेजोनेंस एनर्जी बताओगे जो कि होती है 71.1 किलो जूल। तो ये आपको उसकी एरोमेटिसिटी और उसके स्ट्रक्चर में बताना है। अब देखो, मैं आपको 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। वो है, एक तो है एरोमेटिसिटी, और दूसरा है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, एरोमेटिसिटी का मतलब अभी मैंने बताया कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे उतनी ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी, ठीक है, और उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। इसका मतलब एरोमेटिसिटी है ना ज्यादा होगी कब, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, मतलब डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, डीलोकलाइजेशन ज्यादा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, तो एरोमेटिसिटी ज्यादा। आपको पता है एरोमेटिसिटी जो होती है वो किसी कंपाउंड को स्टेबल बनाती है, क्योंकि एरोमेटिसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करता है, और एक कम एनर्जी का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक है तो वो रिएक्टिव कम होगा, ठीक है। अब मैं आपसे 3 में जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो है पायरोल जो अपन पढ़ चुके हैं, एक है फ्यूरेन जो अपन अभी पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको इसके एरोमेटिसिटी के बारे में बता दिया, और एक है
थायोफिन। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये 3 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। आप अगर देखो कि इसमें किसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा है, किसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है, तो एरोमेटिसिटी अभी मैंने बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा एरोमेटिसिटी। तो सबसे ज्यादा जो एरोमेटिसिटी है वो होती है किसकी, थायोफिन की। उससे कम, यहां मैं नाइट्रोजन लिख देती हूँ क्योंकि उससे कम पायरोल की होती है और सबसे कम होती है फ्यूरेन की। सबसे ज्यादा थायोफिन की होती है। अब देखो क्यों होती है थायोफिन की। आपको पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कौन से पीरियड में आते हैं, सेकेंड पीरियड में आते हैं। तो इनमें क्या होता है 2p पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो सल्फर है वो किस में आता है, थर्ड पीरियड में। इसमें 3p के अलावा 3d भी है। भाई 3p जैसे हम बोलते हैं ना 2s2p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3s3p पार्टिसिपेट करेंगे सल्फर में, लेकिन सल्फर में 3d भी है। p तो है ही, 3p तो है ही, लेकिन 3d भी है, खाली जगह है, जिसके कारण इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने के कारण एरोमेटिसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तो है थायोफिन का ज्यादा एरोमेटिक होने का रीजन, ठीक है। जो जिसके अपन D और P दोनों के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो अपन जब थायोफिन पढ़ेंगे तब बनाएंगे। पायरोल में और फ्यूरेन में क्या है, देखो अगर अपन देखें तो 2p है दोनों केसेस में, दोनों का pz जो है वो पार्टिसिपेट। ये ध्यान रखनी है, बात इंपॉर्टेंट है। pz वाला जो होता है, जो p ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइजेशन वाला नहीं, ठीक है। तो दोनों में 2p है, ठीक है, कोई ज्यादा बराबर ही बनेंगे दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन आप ये देखो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो इन एटम्स के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखें तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। मतलब ऑक्सीजन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, खींचना चाहता है, वो उसकी देने की टेंडेंसी कम है। तो देने की कम है तो यहाँ ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम लाना चाहेगा, तो रेजोनेंस भी इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा जितना पायरोल कर पाएगा। समझ में आ रही बात कि ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज बियर करने की कैपेसिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, इसलिए पायरोल की एरोमेटिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। ये बात समझ में आई आपको एरोमेटिसिटी तीनों की। एरोमेटिसिटी की अगर अपन ने बात कर ली तो मैंने यहाँ पे एक बोला एरोमेटिसिटी अगर ज्यादा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको देख के अगर अपन करें तो एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा थायोफिन की है, क्योंकि आप ये भी देख सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं अगर, इसका मतलब वो जो पाए इलेक्ट्रॉन जो कि रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया हुआ है कि यही तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, पाए इलेक्ट्रॉन। अगर यही एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर इनकी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ये जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, तो अवेलेबल ही नहीं होंगे इलेक्ट्रोफाइल को और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है, अगर एरोमेटिक जितना ज्यादा होगा उतनी कम होगी। तो अगर हम रिएक्टिविटी देखें इन तीनों की तो सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी थायोफिन की। फिर किसकी होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए पायरोल की। अगर आपसे मैं ये बोल रही हूँ कि एरोमेटिसिटी जिसकी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, और सबसे कम होनी चाहिए इसकी फ्यूरेन की। लेकिन क्या होता है, ये तो सही है, थायोफिन की तो सबसे कम ही होती है रिएक्टिविटी, लेकिन इसमें भी क्या होता है, फ्यूरेन बीच में आता है। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि आप ये देखो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन कराएंगे तब भी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं ले पाएगा। आपको मैंने बताया ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आने देता, नहीं आ पाएगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी।
और नाइट्रोजन इजिली रेजोनेंस करा के यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा। तो इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी भी कम होती है, रिएक्टिविटी भी पायरोल से क्या होती है, कम होती है। एरोमेटिसिटी भी कम होती है और रिएक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रेंड कि ऑक्सीजन हर केस में क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज नहीं ले पाता, इसलिए उसकी एरोमेटिसिटी भी कम होती है और उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। ओके, तो ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में, अभी तो इतनों का ही कंपैरिजन है, बाद में अपन पिरिडीन का भी करेंगे इसके साथ, प्लस बेंजीन, फिनॉल और जो आपके एनालीन है उनका भी करेंगे। लेकिन ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस पता ना होना चाहिए कि ऑर्डर पूछ क्या रहा है। एरोमेटिसिटी मतलब ये, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो अपन ये कराते हैं ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इसकी तरफ पूछ रहे हैं। इसमें भी तो आपको मैंने बताया था, पायरोल अपन पढ़ चुके हैं, 2 और 5 पे मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज 2 और 5 जो होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, और अपन ने करके भी देखा था कि 2 में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 वाली नहीं होती क्योंकि 3 में कम बनते हैं। ठीक है, तो ये है वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। एकदम सही किस पे लागू होता है, थायोफिन पे। इन दोनों में आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों पायरोल का, क्योंकि पायरोल इजिली बियर कर लेता है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी इजिली अवेलेबल हो जाते हैं कहाँ पे, 2 पोजीशन। लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर पाता, एरोमेटिसिटी भी कम है और रिएक्टिविटी भी कम है। ओके, अब देखो ये अपना एक कॉमन हो गया है, मतलब ये आपको कॉमन क्वेश्चन तीनों से मिलके बन सकता है। तो अपन ने फ्यूरेन की स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी दोनों देख लिए। अब अपन फ्यूरेन का एक टॉपिक और देखते हैं, वो है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, फ्यूरेन की। देखो आपको अगर ध्यान हो तो सेम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े रिलेटेड हैं। अगर आप एक अच्छे से पढ़ लेते हो, पायरोल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आगे की चीजें आपको समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि देखो फ्यूरेन, अगर आपको ध्यान है तो अपन ने किस तरह से समझी थी, फ्यूरेन में भी 2 और 5th पोजीशन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। अब अपन को उसका रीजन देना पड़ता है कि क्यों होती है। इसका मतलब ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। तो कौन कौन सी पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, एक तो 2 और एक 5। ठीक है, अब देखो क्यों होती हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कराते हैं, पोजीशन 2 पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। ठीक है, तो पोजीशन 2 पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो तो यहाँ पे देखो आपको पता है वो सारा, ये इधर हम इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो आप देखो 3 पे तो प्लस आएगा, और इधर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पे कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये लोन पेयर है ऑक्सीजन की। ओके, अब इससे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही हूं आगे। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, देखो ये यहाँ प्लस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है। एक और बन जाएगा, क्या बनेगा वो, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, एक लोन पेयर तो है ही बचा हुआ। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1, 2, 3। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देखो, ये है आपका फ्यूरेन, ये हमने 2 पे कराया, ऐसे ही 5 पे बनेंगे सेम। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 2 पोजीशन पे बनाया। इंटरमीडिएट के आपको देखो पता होगा कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे मान लो हमने कोई रिएक्शन कराई, काइनेटिक्स में आप देखते हो, ये मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है। ठीक है, और इंटरमीडिएट की एनर्जी जितनी कम होगी, ये जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, यहाँ अगर इंटरमीडिएट है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और अगर इंटरमीडिएट की एनर्जी ज्यादा होती
तो रिएक्शन स्लो होती। तो इंटरमीडिएट की एनर्जी कम कैसे होगी? जब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट ही तो बन रहा है, ये प्लस अगर उस पर आया हुआ है तो ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस के कारण, क्योंकि डीलोकलाइजेशन से एनर्जी घटती है, तो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि आपने अगर एल्कीन और एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा है, वहां पे भी तो कार्बोकेटायन बनता है, और हम देखते हैं कि कार्बोकेटायन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो वो स्टेबल कार्बोकेटायन है। फिर हम देखते हैं 3 डिग्री अगर बन रहा है तो वो वहां से रिएक्शन फास्ट होती है। इसी तरीके से यहाँ इंटरमीडिएट ये जो है इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए ये फास्ट रिएक्शन देगा। 2 पे अटैक होना चाहेगा। आप ये देखो 3 पे जब हम कराएंगे ना तब इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। ये देखो आप अगर पोजीशन 3 पे मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराती हूँ तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, एक नॉन पेयर भी रहेगा और इलेक्ट्रॉन। अब देखो अपन आगे शिफ्ट क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी तब तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, और हम सिर्फ कार्बोकेटायन को देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। सिर्फ आप कार्बोकेटायन जब तक बने तब तक ही रेजोनेंस जितने हो सकते हैं कराओ। तो ये वाला नहीं कराएंगे, बस यहाँ तक ही कराएंगे, यहाँ तक अपन इसका जो है वो रेजोनेंस कराएंगे। क्योंकि अगर मैं ये वाला कराती हूँ तो देखो यहाँ प्लस भी आ जाएगा और यहाँ माइनस भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कराना है, एक प्लस रहना चाहिए सिर्फ। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए तो कितने बने? 1 और 2, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने मतलब इंटरमीडिएट लेस स्टेबल हो गया, तो इस बात से रिएक्शन नहीं होगी, किससे होगी? 2 से। तो फ्यूरेन में भी 2 और 5 पोजीशन, या आप कह सकते हो अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं इन दोनों को, और फिर इन दोनों को बीटा कहते हैं, कि अल्फा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है, और रीजन आप ये दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस, कैसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जैसे पायरोल में अपन ने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ये पढ़ा था, वैसे ही फ्यूरेन की रिएक्शंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।